आज की शुरुआत हम इस चीज से कर रहे हैं कि जो आमने सामने जो फेसेस होते हैं, जैसे मान लो ये एक लॉन्ग प्लेट है, ये इसके सामने एक और कंडक्टिंग प्लेट है, लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट। सर मेरा हो गया प्रूव। हो गया? कौन बोल रहे हो, क्या नाम? घोसलों से अंकित। कौन बोल रहे हो? अंकित? हाँ अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। देखिए ये आपकी वो प्लेट्स हैं, आमने सामने जो प्लेट हमने दिखाई, इनकी कुछ थिकनेस भी होगी साइड में इस तरह से। ये आपकी लार्ज प्लेट्स हैं एंड इसी तरह की प्लेट आपने यहां भी बना ली। ये मेटल की प्लेट्स हैं, ये जो हैं ये तो मेटालिक प्लेट्स हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि इनके आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आके रुकते हैं। अच्छा, अगर वो आपका प्रूव हो जाए तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको कल की क्लास में समझ आ ही गया है कैसे करना होगा, है ना? यस सर। बाकी तो कितनी प्लेट्स हो सब में होता चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखो, और मैंने आपको एक और काम बोल रखा है भाई, आज का अपना ये टारगेट रखो, आज शाम तक, अब आप मेरी ये लास्ट क्लास होती है, उसके बाद आपकी कोई क्लास होती नहीं है, अपना HCV चैप्टर 30 आज का टारगेट रखो कि वो कंप्लीट करना है शाम तक। देख लिया होगा कितने सवाल है उसमें, और एक्सरसाइज 54-55 के करीब। नहीं, एक्सरसाइज में कितने हैं? एक्सरसाइज में हाँ तो थोड़े ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। आप शाम तक भाई हर एक बच्चा ट्राई करके रखे, संडे पे ना लेके जाएं, आप उस काम को बिल्कुल संडे पे ना लेके जाएं। यूं ना सोचना कि कल करेंगे, कल नहीं, परसों तो आपका टेस्ट ही है, आज कंप्लीट करना होगा। तो देखो मैंने क्या किया इसमें, सपोज मैं कहता हूं कि इस साइड वाली प्लेट पे, इस साइड वाले फेस पे चार्ज है Q1 और इसके अंदर वाले फेस पे चार्ज है Q2। मुझे ये प्रूव करना है कि Q1 Q2 आमने सामने जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो आप एक गॉसियन सरफेस मान लो इसके अंदर, जिसका एक फेस इस प्लेट के अंदर है, एक फेस इस प्लेट के अंदर है, एक फेस ये छत है, एक फेस ये नीचे वाला फर्श है, एक इधर वाला और एक उधर वाला। तो आपको एक गॉसियन क्यूबॉइड मिल गया, क्यूबॉइड। हमें बताओ गॉसियन क्यूबॉइड समझ आ रहा है क्या बनाया मैंने? हाँ ठीक है। कंडक्टर की बॉडी के अंदर फील्ड होता है 0, इधर भी कंडक्टर की बॉडी के अंदर फील्ड होता है 0। अब इसमें टोटल 6 फेस हैं। मान लो मैं इधर वाले फेस को, चलो मैं नाम देता हूं इनको A B C D P Q R एंड S। मैं अगर निकालूं फ्लक्स बाय डेफिनेशन, हम अगर यहां फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकालते हैं तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन में जो फ्लक्स थ्रू फेस ABQP दैट इज 0, कारण है कि यहाँ E 0 है क्योंकि मेटल की बॉडी के अंदर है। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू फेस DCBS, ये DCBS दिस इज अगेन 0 क्योंकि ये मेटल के अंदर है। बताओ ये दो समझ आ गए? ठीक है, दो फेसेस, देखो मुझे केवल फेस देखने हैं, गॉसियन सरफेस देखनी, तो उसमें 6 फेस है क्यूबॉइड के। 2 फेस में फ्लक्स 0 क्यों? क्या क्लियर है ना? हाँ ना करते रहा करो साथ साथ, समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब बचे 4 फेस, उन चारों में क्या खासियत है? इस ऊपर वाले का नॉर्मल वेक्टर ऊपर बनेगा एरिया, नीचे वाले का एरिया नीचे बनेगा, इधर वाले का एरिया बाहर बनेगा और पीछे वाले का एरिया पीछे जाएगा। जबकि फील्ड तो होगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, फील्ड जो होगा वो एक से दूसरी प्लेट की तरफ होगा, लार्ज प्लेट्स का फील्ड ऐसे ही होता है। और चारों जो एरिया वेक्टर हैं वो फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाने। समझ आया? मतलब वो फील्ड लाइंस चारों फेसेस के पैरेलल जानी है, ना इसको कट करेंगी ना इसको कट करेंगी, ना पीछे वाले को ना नीचे वाले को। तो जो फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग 4
जो आपके बचे हुए 4 फेसेज हैं, जो भी आपके बचे हुए 4 फेसेज हैं, उनमें से फ्लक्स इसलिए 0 है बिकॉज उन सभी में ई जो रहेगा वो ds के परपेंडिकुलर रहेगा। बताएं भाई, ये क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है, तो Yes, sir. इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन जो कि होता है इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds, हमने अलग अलग करके देख लिया और वो आ गया 0। अब मैं अगर निकालूं फ्लक्स बाय गॉस लॉ, अब मैं अगर निकालूं फ्लक्स बाय गॉस लॉ, तो बाय गॉस लॉ जो फ्लक्स बनेगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर वाले फेस पे Q1 है, बाहर से कितना ही हो, और इसके अंदर वाले फेस पे Q2 है, बाहर से कितना ही हो। तो यानी कि जो Q इन आपका है गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, क्या मैं लिख सकता हूं उसे? बताओ, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है क्या वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा? बताइए, समझ आ रहा है तो? Yes, sir. इस पे टोटल चार्ज कुछ भी था, उसका Q1 पार्ट अंदर आ गया, बचा हुआ बाहर गया। इस पे टोटल चार्ज कुछ भी था, उसका ये वाला पार्ट अंदर आ गया, बचा हुआ बाहर गया। तो मैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर देखूं तो वो तो मेरा बन रहा है Q1 प्लस Q2। तो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपका प्रूव हो रहा है Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर ये आपका 0 आ रहा है। इट मीन्स Q1 प्लस Q2 इज 0, और यू कैन से Q2 इज माइनस ऑफ Q1। यही हमें प्रूव करना था कि कंडक्टिंग प्लेट्स पे आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। बताओ भाई, प्रूव हो गया? Yes, sir. ठीक है, एक 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 सवाल ले लेते हैं ताकि इस चीज को हम यूज कर सकें, कैसे हुआ है, क्या है। नोट कर रहे हो तो आप कर लो, मैं रुक रहा हूं 2 मिनट ताकि आप ये नोट कर पाए। हो जाए तो बता देना ताकि हम आगे बढ़े। हाँ जी, हो गया, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो इस पे बढ़ेंगे अब आगे। एक और पार्टिसिपेंट्स 23 कम है, लगभग 10 बच्चे कम है। चलिए देखते हैं हम। देखो, जैसे मान लो आपको, अब मैं प्लेट को बस एक लाइन से दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। These are 5 large parallel conducting plates। ये आपको दिया गया था, 5 लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। सपोज इस पे चार्ज है 30E माइनस 5E, ये न्यूट्रल है 0, 2E, एंड इस पे माना मैंने माइनस 10E। रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस on all the faces
ऑल द पैरेलल फेसेस in electrostatic condition. In electrostatic condition, ये काम आपको देना है। आप ट्राई कर रहे हो एक बार? यस सर। ठीक है, आप ट्राई कीजिए। ये फेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको इन 10 पे आंसर निकालने कितना कितना चार्ज आएगा, कीजिए ट्राई। शुरुआत कैसे की, एक बार ये तो बताओ, शुरुआत कैसे की आपने? सर बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा 8.5 ई। यहाँ पे कितना होता है? 8.5 ई। मैं एक बार लिख लेता हूँ जो आपके आंसर्स हैं। अच्छा, आगे बताओ। यहाँ पे 21.5 ई। 21.5 ई। आगे बताओ। -21.5 ई। आगे। अभी लिख रहा हूँ कैलकुलेशन। चलो ठीक है, मतलब आप आगे आगे बढ़ जाओगे। तो एक बार हम ये वेरीफाई करें, क्या ये 21.5 ही आएगा कि नहीं। पहले हम ये वेरीफाई करें, यही आ रहा है सर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ये स्टेप देख लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले एक का बस डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इधर x, तो इधर कितना बचेगा? 30e माइनस x। और इसके बाद हम जानते हैं कि भाई हमें इसके अंदर फील्ड जीरो करने के लिए मैंने कल एक रिजल्ट सा बताया था कि जितना चार्ज इधर हो उतना ही उधर कर दो। तो 30 माइनस एक्स तो इधर है, बराबर उधर एक तो x और -5e 0 2e एंड -10e। क्या ये इक्वेशन ध्यान आ गई कल जो पढ़ाई थी? तो यहां से अगर आप देखोगे ये सब इधर आए, ये 30e था, 30e प्लस 5e माइनस 2e प्लस 10e बराबर 2x। ये हो गया 30 और 5 35 और 10 45 में 2 गया 43e इज इक्वल टू 2x। और यहां से x आ रहा है 43/2e यानी कि 21.5e। बिल्कुल सही है आपका, x आ गया 21.5e। हाँ भाई, बाकी बच्चे भी कुछ जवाब दीजिए। क्या ये x समझ आया कैसे निकालना है, ये आपका खुद आ गया हो? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना होता, केवल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस पे टोटल 30 ही है, 30 में से 21.5 घटाओ तो क्या ये बचेगा?
30 में से 21.5 घटाओ तो ये बचेगा ना 8.5 ही। ठीक है, यस सर। फिर हम जानते हैं अब तो सीधा बढ़ना है, आमने सामने क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट 21.5 के सामने -21.5 ही, तो इधर बचेगा टोटल में से ये घटा दो। 16.5। अगर आप टोटल -5 ही लेते हो और उसमें से ये घटाओगे तो -5 ही प्लस 21.5 ई, कितना बचा, 16.5। प्लस का आ गया 16.5 ई। समझ आ गया है ना ये कैसे किया है, इसमें से ये घटाया तो जुड़ गया, प्लस 16.5 ई, तो यहाँ कितना आएगा -16.5। और ये न्यूट्रल है तो जीरो में से ये घटाओगे तो इधर कितना हो जाएगा 16.5। 16.5 ई। इसके सामने फिक्स है -16.5 ई, और पूरा कितना है 2 ई। 2 ई में से ये घटाओगे, 18.5। हाँ 2 ई में से घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होके और ये बन गया 18.5 ई। तो सामने फिर से -18.5 ई और -10 ई में से ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होके और ये बाहर आ गया कितना 8.5 ई। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा समझ आ रहा है? यस सर। अब आपको अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई शक हो तो मैं एक चीज और बता देता हूं, बाहर एक तो सेम होना चाहिए दोनों पे, आ रहा है सेम, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात है बाहर जो आएगा ना, बाहर उनका सम टोटल के बराबर होना चाहिए, बिकॉज अंदर वाले तो सारे कैंसिल आउट होंगे कि नहीं जोड़ने पे। देखो टोटल चार्ज हमने तो कुछ दिया नहीं, आपस में ही रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जितना आप चार्ज दे के बैठे वही तो टोटल होगा, अंदर वाले तो सारे अपने आप ही कट जाएंगे। इसका मतलब बाहर जो दोनों साइड आ रहा है उनका सम इससे मैच होना चाहिए, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों का सम कितना है 8.5 ही और 8.5 ही 17 ही, और एक बार इनका सम और करके देखिए अगर कभी कोई गलती तो नहीं कर दी। 30 - 5 25 प्लस 2 27 -10 17। आ गया समझ? यस सर। इन दोनों का बाहर वालों का जो सम होगा वो हमेशा इस टोटल चार्ज के बराबर आएगा। तो मुझे लगता है अब तो ऐसी कितनी भी प्लेट आ जाए आप कर दोगे ये डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। यस सर। मैं रुक रहा हूं, अगर किसी को कुछ लिखना हो तो यहाँ, बाकी तो शायद हो ही गया होगा। देखिए परसों आपका टेस्ट है, कल ढंग से रिवीजन में लगाओ भाई। मैं आज डिस्कशन करवा दूंगा एचसीवी का, ठीक है? शाम तक इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप एचसीवी का एक चैप्टर ट्राई कर सकते हैं। 29th में पूरा करवा चुका हूँ ना कंप्लीट डिस्कस, या बचे हुए हैं 29th के? सर एग्जांपल बचे हुए कुछ नहीं, आपको अगर उससे भी रिलेट करके कुछ, लेकिन आज शाम को जो पहला डाउट सेशन रहेगा वो गॉस लॉ पे रहेगा, वो कंप्लीट करना है एचसीवी चैप्टर 30। ठीक है, कल मैं आपसे कुछ नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, परसों आपका टेस्ट है, लेकिन कल एक बात यह है जिसको डाउट हो वो अपने अलग से व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उसको हिंट दे सकता हूँ रिप्लाई देते हुए व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी भी थोड़ी करनी है, वो अभी डिस्कस नहीं हुई थी, बट कोई नहीं, मुझे लगता है कि इतना आप कर लोगे। पहले एचसीवी वाला पार्ट पूरा कीजिए। और जिन बच्चों ने कल शाम को क्लास अटेंड नहीं की है मैं उनके लिए फिर बोल रहा हूँ, मैंने वो वीडियो लेक्चर भी डाल दिया था आपके लिए, है ना, देखा होगा ग्रुप पे, तो उसमें कम से कम शुरुआती पार्ट तो जरूर अटेंड करें, उसमें 1-2 नए कॉन्सेप्ट सिखाए गए। तो आज जो मेन कॉन्सेप्ट जो आज हमें पढ़ना है, देखो मैं आपसे ये बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब, लेकिन आपके टेस्ट के लिए आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल चुका होगा, ऐसी बात नहीं है, इनसे बाहर चीजें नहीं आती है, बट हम अगर एक एक चीज को कवर करें, जैसे बाउंड्री कंडीशंस एक टॉपिक, एक क्वेश्चन था वहां 2.16, यस सर, वो लेंगे हम टेस्ट के बाद, मतलब टेस्ट से जस्ट अगले दिन कैपेसिटेंस शुरू नहीं होगा, टेस्ट से जस्ट अगले दिन कैपेसिटेंस शुरू नहीं होगा, एक दो दिन और आपका ये पोटेंशियल टाइप चीजें चलेंगी डिस्कशन में, मेथड ऑफ इमेजेस हम सीखेंगे, बाउंड्री कंडीशंस हम सीखेंगे, तो 1-2 चीजें हम कवर करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जो नॉर्मल सा जो पेपर आया करता है, शायद जितना आप यहाँ तक कर लोगे सफिशिएंट रहेगा, कोई एक आधा सवाल उससे बाहर हो तो हो, नहीं तो हम तब तक वो कर भी लेंगे। तो चलिए अभी अपना ये आखिरी काम आज का समझते हैं, कौन सा था बताओ, टॉपिक बताओ, क्या पढ़ना था, बताया था मैंने आपको,
अर्थिंग, ध्यान है, हाँ। अर्थिंग के बारे में पढ़ना है। तो पहली हेडिंग आप ही डालिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अर्थिंग पे फिर चलते हैं, पहले पोटेंशियल ऑफ अर्थ। भाई ये बताओ, अर्थ कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है? नॉन कंडक्टर। और ये कितना बड़ा नहीं है ये अर्थ नॉन कंडक्टर है? दुनिया खत्म होगी धरती और वायर के बीच में आके, अर्थ कैसे नॉन कंडक्टर है? अर्थ इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंडक्टर। ठीक है, अर्थ बहुत ही, आप लिख सकते हो अर्थ के बारे में ये कि अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है देखो, ये जो अर्थ है हमारी, इसकी जो सरफेस है, भाई अर्थ का रेडियस आप लोग +1 से जानते हैं ग्रेविटेशन से, लगभग इसका रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। पढ़ा है ना ये तुमने? ठीक है, यस सर। अर्थ की सरफेस पे अगर आप ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं, कहीं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हो, सपोज मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, तो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे नहीं कि भी आपने झाड़ू से बाहर कर दिए, झाड़ू से बाहर करिए घर से, ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो अंदर है। तो बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो लगभग 1 मीटर स्क्वायर एरिया में उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज बनता है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, -1 नैनोकूलम। यानी कि मैं अगर कहूं कि अर्थ की सरफेस पे जो सिग्मा है, अर्थ की सरफेस पे जो सिग्मा है दैट इज -1 नैनोकूलम पर मीटर। नैनो कितना होता है? 10 की पावर -9। लेकिन अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है, अर्थ का जो रेडियस है 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर, ये इतना बड़ा रेडियस है कि बहुत ज्यादा चार्ज हो गया इसकी सरफेस पे। अगर मैं इसकी सरफेस पे चार्ज की बात करूं, टोटल चार्ज, तो वो हो जाएगा एवरेज। सरफेस मतलब क्या है? मिट्टी है, पानी वानी सब कुछ? मिट्टी पानी नहीं, जैसे अभी हम आएंगे, जैसे अर्थिंग जब वो करते हैं ना, अगर किसी ने देखा हो, घर में अर्थिंग देखी हो, अर्थिंग का तरीका सुनो। घर के बाहर एक गड्ढा खोदा जाएगा कुछ मीटर का, यूं नहीं कि बोरिंग मशीन मंगवा ली, वो नहीं, कुछ मीटर का गड्ढा खोदा जाएगा और उसमें ना मेटल की प्लेट्स डाली जाती हैं, कुछ कच्चा कोयला, नमक ये डाल दिया जाता है, ताकि जहां थोड़ी नमी हो, थोड़ी सी नमी आ जाए, थोड़ी सी। लेकिन क्या होता है, वहां बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थोड़ी सी अंदर जाओगे तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है धरती की सरफेस पे। मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, वाटर पे मैं नहीं जा रहा हूँ, जो ये मिट्टी लगा लो या फर्श लगा लो उससे थोड़ा नीचे। तो उसमें क्या है कि इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि आप जितना चाहो इलेक्ट्रॉन अर्थ को डोनेट कर सकते हो, जितना चाहो इलेक्ट्रॉन अर्थ से ले सकते हो, तो फ्रीली करंट मेंटेन हो जाता है, ये चीज है। तो हम उतना उसमें नहीं जा रहे कि कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि मुझे अर्थिंग नहीं करनी है, मुझे उसका कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली अब यूज करना है। प्रैक्टिकली अर्थिंग आप सभी आज अपने घर में पूछना है, आपको पता होगा कि क्या आपके घर में अर्थिंग कर रखी है कि नहीं, और अगर कर रखी है तो मे भी आपको कोई ठिकाना मिले कि जैसे कोई टाइल लगा रखी हो, भाई यहाँ पे अर्थिंग है, देखना एक बार कहाँ पे अर्थिंग है कहाँ नहीं। तो देखिए उसमें ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उससे अर्थ की सरफेस पे इतना चार्ज आ गया, क्यों? अब अगर मैं इन्फिनिटी को 0 पोटेंशियल मानूं, तो ये एक तरह से एक सेल सा हो गया, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है। तो V एट द अर्थ सरफेस हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? KQ/R। क्लियर है? KQ/R, K इंटू Q की जगह आपने रखा सिग्मा 4πr²/r, और K की जगह मैं लिख सकता हूं 1/4πε0। 4π से 4π गया, एक R से एक R भी गया, तो V एट अर्थ सरफेस कितना आ गया? सिग्मा R/ε0। सिग्मा लगभग 10 की पावर -9, R 6.4 गुना 10 की पावर +6। बताओ भाई ε0 की वैल्यू क्या होती है? बोलो।
0.854 into 10 की पावर माइनस 12। अर्थ की सरफेस पे लगभग इतना पोटेंशियल है। आइडिया दोगे कितना आ रहा है? ये जो पोटेंशियल आ रहा है ये बताओ, ये लगभग कितना आ रहा है? 10 की पावर बता दो आप पहले। देखो ये 12 पावर ऊपर गई, ये 12 पावर ऊपर गई, तो 12 में हो गए 3, 3 और 6 10 की पावर 9। 10 पावर 9 आ गया ये यहाँ पे। ठीक है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जाना है। दिस इज नियरली माइनस ऑफ 10 पावर 9 वोल्ट। तो यार ये तो बड़ा अच्छा खासा पोटेंशियल है कि नहीं? समझ आ रहा है? Yes, sir. अर्थ की सरफेस पे खुद अर्थ के चार्ज की वजह से लगभग इतना पोटेंशियल होता है, लगभग। मुझे याद नहीं करना है, आपको बस ये निकालना आना चाहिए। अब इसका यूज क्या है उस पे आएंगे, पहले आप नोट कीजिए। हाँ भाई हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो, मान लो अर्थ की सरफेस पे कोई, अब अर्थ इतनी बड़ी है कि उसकी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो छोटा सा ही दिखेगा। सपोज ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूं ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस पे। लो मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा। ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और इसका रेडियस है R1। ठीक है, और इससे काफी दूर ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और इसका रेडियस है R2। अभी समझना आप एक चीज, मैंने धरती के सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट रख दिए एंड दीज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर है, और इस पे चार्ज है Q छोड़ो, मैं इस पे Q2 बोलता हूं। इस पे चार्ज है Q2 और वो न्यूट्रल है। आज तक आपने जब अर्थ का पोटेंशियल नहीं पढ़ा था, दूर दूर हम ऑब्जेक्ट रखते थे कनेक्ट करने से पहले, तो आपको पता होगा इसकी सरफेस पे पोटेंशियल हम कितना लिखते थे, K Q2 बाई R2। पता है ना ये आपको? ठीक है, और इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है बताओ? इसकी सरफेस पे कितना है? इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? 0। कारण ये है कि इसका खुद का तो चार्ज है नहीं, और जो दूसरा चार्ज है वो इससे बहुत दूर है, उसका असर होगा नहीं। तो यहाँ पोटेंशियल हम कितना लेते हैं? 0। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पोटेंशियल दिखा नहीं रहे हैं, वो पोटेंशियल है ये जो अर्थ की कारण है अर्थ के सरफेस पे हर जगह। असल में इस जगह का पोटेंशियल ये नहीं होगा, असल में इस जगह का पोटेंशियल होगा, साथ में जुड़ जाना है -10⁹ वोल्ट। वो है अर्थ के सरफेस के कारण, अर्थ के चार्ज के। इसका भी पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इसका पोटेंशियल होना है 0 + 10⁻0, वो माइनस के साथ 10⁻⁹ वोल्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अर्थ की सरफेस पे चाहे आपने जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हो, चाहे न्यूट्रल रखा हो चाहे चार्ज रखा हो, सबका जो पोटेंशियल आप आज तक लिखते हैं, असल में उसका पोटेंशियल इतना और आपको उसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो अर्थ के चार्ज की वजह से है, और एक जगह का पोटेंशियल आसपास के सारे चार्ज की वजह से होता है। तो आप बताओ, ये बात समझ आ गई है? यस सर। हाँ। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन ले लिए धरती पे, हाँ। काफी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी तो होंगे, तो चार्ज ना 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 नेगेटिव क्यों है? यार एक बात बताओ, मेटल होता है, मेटल की बात करो।
फ्री क्या होते हैं? क्या उसमें फ्री प्रोटॉन होते हैं? नहीं, फ्री क्या होते हैं जो चलने के लायक हो? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है कहीं बंधे में, वही हाल अर्थ का है। अर्थ इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर, बिल्कुल वैसा ही हाल अर्थ का भी है। जो फ्री है जो चलने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ठीक है कि नहीं बताओ, समझ आ गया? अर्थ जो है वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही हाल है। इसके पास भी जो कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि प्रोटॉन्स। क्लियर ना? यस सर। ठीक है, अब सुनो, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, उस पर ध्यान दो आप। हम आज तक जो पोटेंशियल लिखते आए केवल आसपास का चार्ज लिया, अर्थ का चार्ज कभी नहीं लिया। अर्थ के चार्ज की वजह से अर्थ पे रखी हर एक चीज का पोटेंशियल इतना और चेंज हो जाता है, -10⁹ वोल्ट। इसका मतलब जिसका पोटेंशियल आप KQ2/R2 लिख रहे थे वो था KQ2/R2 -10⁹ वोल्ट। जिसका पोटेंशियल आप 0 लिख रहे थे वो 0 नहीं बल्कि 0 -10⁹ वोल्ट है। फिर हमने क्यों नहीं आज तक अर्थ का पोटेंशियल कंसीडर किया? इसलिए नहीं किया, हमारे लिए पोटेंशियल काम का नहीं होता है, हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस काम का होता है। आप ही बताओ, अर्थ का पोटेंशियल ऐड करने के बाद क्या इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क पड़ा है? पहले भी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस KQ2/R2 था, और चाहे आप अर्थ का लिख लो तब भी वो तो कट ही जाना है। तो अब भी पोटेंशियल डिफरेंस KQ2/R2 है। इसीलिए हम अर्थ का पोटेंशियल हमेशा इग्नोर करके चलते हैं। अर्थ के ऊपर ही तो हम सारे काम कर रहे हैं, तो सब में सेम पोटेंशियल ऐड होना है धरती की वजह से, उससे किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ हम कितना मान के चल लेते हैं अपनी तरफ से? 0। समझ आई ये बात कि क्यों 0 मानते हैं? यस सर। 0 है नहीं वो, लेकिन उसे हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज के पोटेंशियल डिफरेंस में। क्योंकि पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा परंतु पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप या तो लिख लो ये पॉइंट, ये समझा देना कैसे भी है। मैं लिख देता हूं कि ऑल द बॉडीज ऑन अर्थ आर इक्वली अफेक्टेड कब? वाइल राइटिंग V, जब आप उनका पोटेंशियल लिख रहे होंगे ड्यू टू अर्थ चार्ज, अर्थ के चार्ज की वजह से जितनी भी बॉडीज हैं वो इक्वली अफेक्ट हो रही होती है। लिख लो, फिर मैं आगे बोल देता हूं इसके बाद। लिख रहे होगे लाइन? बताओ। लिख ली सर। लिख लिए। ऑल द बॉडीज ऑन अर्थ आर इक्वली अफेक्टेड व्हाइल राइटिंग V ड्यू टू अर्थ चार्ज। So Earth's potential does not affect the potential difference between any two objects. The potential difference between any two objects. So it is ignored. And is assumed to be 0. इसलिए हम इसे इग्नोर करके चलते हैं और इसको लगभग कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? यस सर। देखो, आधे बच्चे तो यूं ही गलतफहमी रहते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 ही होता है। 0 होता नहीं है, वो हम 0 मान लेते हैं क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में कि आप हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट सब में ऐड कर सकते हो, है ना? तो यूं लगा लो, हम जब भी किसी चीज का पोटेंशियल लिखते हैं 10⁹ वोल्ट अपनी तरफ से ऐड करके लिख रहे होते हैं। 10⁹ वोल्ट सब में ऐड करके लिख रहे होते हैं ताकि ये चीज आपको बार बार ना दिखानी पड़े। चलो, ये तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ हुआ। अब मैं चलूंगा इस पे अर्थिंग पे। अर्थिंग का क्या फायदा हमारे लिए है? मैं उसके इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट पे नहीं जा रहा हूं
कि उससे करंट वरंट नहीं लगेगा, ये होगा वो होगा, वो बात की बात है। अर्थिंग से पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ने वाला है वो हम देख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं, बट पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ने वाला है वो चीज हम देखेंगे। ये तो था विदाउट अर्थिंग, अर्थ पे कोई चीज रखी है तो क्या हो रहा है, विद अर्थिंग क्या होगा, अब उस पे आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम, हाँ जी बोलो। 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था 3 टाइप की वायर्स होती है, एक तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर। उसमें न्यूट्रल वायर किस लिए होती है? लाइव और न्यूट्रल वायर तो क्या होती है, चलो आपने पूछ लिया, यहाँ बता देता हूँ। 3 तरह की हमारे घर में सप्लाई होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। हमारे घर में एसी आता है कि डीसी आता है? एसी एसी आता है। वो बार बार 220 वोल्ट, कभी ये हाई कभी ये लो होती रहती है, ठीक है। तो हमारे घर में 2 वायर तो होती है करंट कैरिंग वायर, 2 वायर तो होती है करंट कैरिंग वायर। उनमें क्या होता है, एक वायर को लाइव वायर बोल देते हैं और एक को न्यूट्रल, दोनों करंट कैरिंग वायर हैं। कैसे? जो न्यूट्रल वायर होती है वो क्लोज टू 0 वोल्ट पे रहती है, लगभग 0 वोल्ट पे। और जो लाइव वायर होती है कभी वो +220 वोल्ट पे चली जाती है, कभी वो -220 पे, कभी +220 पे, कभी -220 पे। मतलब कभी तो 0 वाली लो वोल्ट पे हो रही है, कभी 0 वाली हाई वोल्ट पे। समझ आ रहा है क्या ये? यस सर। हमारे घर में जो एसी आता है उसमें क्या होती है, 2 वायर जो रहती है करंट कैरिंग वायर, उनमें एक होती है लगभग 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे नहीं, लगभग 0 पे, दैट इज न्यूट्रल वायर। और एक होती है +-220 पे घूमती रहती है, वो लाइव वायर है। तीसरी वायर एक और होती है जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। उसमें अक्सर करंट फ्लो नहीं करता है, वो एग्जैक्टली अर्थ वाले पोटेंशियल पे होती है, लेकिन उसको हम इग्नोर करके कितना बोलते हैं कि वो एग्जैक्टली कितने पे होती है, 0 वोल्ट पे। वो हमारे करंट कैरिंग इनसे नहीं जुड़ी होती है। मैं एक बार इसको हटाऊं आप वाला पॉइंट समझाने के लिए। हटा दो सर। लेकिन सर घर पे सप्लाई एक वायर की आती है सर, अर्थ वायर को छुएंगे तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं, सुनो, पर मैं ये आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक्सपेरिमेंट घर पे करने लग जाओ। देख लो, पहले सुन लीजिए इधर। कई ऐड में नहीं लिखा होता है कि भाई ये नीचे कि ये अपने घर पे कोई परफॉर्म ना करे। तो ये चीजें जो थ्योरी में सीख रहे हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश ना करो, पर फिर भी देख लो। जैसे मान लो कोई एक डिवाइस है, कोई भी एक डिवाइस है, जैसे एक आयरन किसे बोलते हैं हम? प्रेस कहते हैं लोकल भाषा में। हाँ, ये प्रेस जो है, कैसे बनाऊं, ठीक है, जो भी है, ये बन गई भाई हमारी प्रेस, ठीक है। ये इसका हैंडल है, ये तो धोबी वाली प्रेस बन गई। अब सुनो, इसके अंदर कोई सर्किट है, तो एक तो होती है इसकी 2 वायर जो इसमें करंट फ्लो करवा रही होंगी, ठीक है। दोनों का कलर अलग अलग होगा, न्यूट्रल वायर अक्सर ब्लैक कलर की, ये लाइव वायर होगी। और एक तीसरी वायर और निकल रही होती है जो इसकी बॉडी से टच होगी। ये तीनों पे कवरिंग होगी, और इस तरह से तीनों पे आपस में भी कवरिंग होगी और पूरे के ऊपर भी एक कवरिंग होगी। ये लो, ये मैं जो लाइव वायर अक्सर वो रेड कलर से दिखाई जाती है, ये होगा। मैं दिखाऊं तो ये लाइव वायर, ये जो ब्लैक वाली मैंने दिखाई है, ब्लैक वाली, दिस इज न्यूट्रल वायर। और जो तीसरी मैंने दिखाई है, ये कौन सी वायर है आपकी? अर्थ वायर। अब देखो घर में कैसा क्या काम होता है, कैसे ये कनेक्शंस वगैरह रहेंगे घर में, किस तरह से होगा। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इनमें करंट मेंटेन रहता है, इनमें करंट फ्लो करता रहता है। लाइव वायर मैंने कहा +-220 वोल्ट पे चलती है, न्यूट्रल वायर क्लोज टू 0 वोल्ट पे चलती है, अर्थ वायर को हम एग्जैक्टली 0 पे मान लेते हैं। सर्किट में करंट तो फ्लो यही 2 वायर करवाएंगी। देखो आपके घर में ये स्विच बोर्ड है, यहाँ 2 होल्स हैं और एक होल तीसरा ऊपर है, यहां से इनका ये जो भाई इस तरह से 3 वो निकले रहते हैं पिन। हाँ। ये 2 नीचे वाली पिन तो लाइव और न्यूट्रल से जुड़ी होती है, ठीक है। और जो तीसरी लंबी पिन होती है वो किससे जुड़ी होती है? अर्थ से। आपने देखा होगा 3 वाला ना हो 2 वाला हो, उनसे भी चल जाता है सर्किट तो। यस सर, बिल्कुल है ना। तो 2 सफिशिएंट है। तीसरा किस लिए होता है, वो तब फायदा है जब घर में अर्थिंग हो। घर में अर्थिंग होगी तो ये धरती में दबा होगा कहीं, घर में अगर अर्थिंग है तो ये धरती में दबा होगा नीचे, ठीक है। दूसरी बात इसका फायदा तब है अगर मान लो ये जैसे करंट कैरिंग वायर जो है, ये वाली,
कहीं इंसुलेशन ब्रेक हो जाए और वो मेटल की बॉडी के टच कर जाए। कई बार सुना है चलते हुए कूलर ने करंट मार दिया, तो भाई वो कैसे होता है, उसमें कोई इंसुलेशन ब्रेक हो जाती करंट कैरिंग वायर की और वो मेटल की बॉडी के टच कर जाता है। और बाहर कोई वो मेटल की बॉडी, आप बाहर खड़े हो, ये प्रेस है कूलर है जो भी है, आप बाहर खड़े हो तो एकदम से हो गया बुरा हाल, ठीक है, लग गया करंट। ये क्या हुआ, क्यों हुआ ये यहाँ इंसुलेशन ब्रेक होके मेटल की बॉडी के टच होगी और ये आपके लग गया। अगर आपने घर में अर्थिंग करवा रखी है, आधे घरों में तो ये यही दीवार में रुक जाता है ये, अगर घर में अर्थिंग करवा रखी है तो ये अर्थ के कांटेक्ट की वजह से ये बॉडी हमेशा कितने वोल्ट पे मेंटेन रहेगी, जितने पे अर्थ है, जितने पे अर्थ है। और अर्थ कितने वोल्ट पे मानते हैं हम, 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट पे रहेगी, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अर्थिंग से ये फायदा है। अब मैं आऊं अपने टॉपिक पे लौट के। सर अगर ये अर्थ वायर कनेक्टेड है और इंसुलेशन ब्रेक हो जाए तो अगर हम छूटे तो करंट नहीं लगेगा? ना, नहीं लगेगा, वही तो बचाव है ना इसका, इस तरह से, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर होती है इसमें अप्रोक्स 0 मतलब कितना 0 के नजदीक इसमें वो करंट लगेगा छुए तो? अरे न्यूट्रल वायर तो करंट कैरिंग वायर है, न्यूट्रल वायर तो अपने आप में करंट कैरिंग वायर है। तो न्यूट्रल वायर का यूज क्या होगा फिर? न्यूट्रल वायर का यूज करंट तो क्या, करंट तो लाइव वायर में सारा है ना एक्चुअली में। तो न्यूट्रल वायर का ये यूज है कि अगर आप इन दो को देखोगे, अर्थ और न्यूट्रल को, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। मतलब कोई चीज अगर इनके बीच में कांटेक्ट में आ गई तो कोई खास करंट मेंटेन नहीं होगा, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये कांटेक्ट में आ गए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। ये चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में आएंगे, ये टर्म शॉर्ट सर्किटिंग और ये सब, तो वहां हम सीख रहे होंगे ये बातें, है ना, ठीक है। अब मैं सर हाँ बोलो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सर जैसे कि सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक रोड होगी, उसमें ये न्यूट्रल और लाइव वायर कनेक्टेड होती है अंदर उसमें सिस्टम में ही, लेकिन और अगर वैसे अगर छू जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ही नहीं पता ना अभी हमें, ठीक है, अभी हमें पता ही नहीं है शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। तो अगर वही होता है, लाइव और न्यूट्रल वायर अगर आपस में किसी एक कनेक्टिंग वायर से टच कर जाएं, रोड से टच कर जाएं अंदर, तो उनके बीच में एक पैरेलल में एक ऐसा पाथ आ जाता है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, सारा करंट वहीं से हो लेता है। लेकिन मुझे लगता है अभी हम क्यों इन चीजों को डिस्कस करें, क्योंकि ये वहां अच्छे से समझ में आएगा करंट वाले पार्ट में, ठीक है। ये अब मैं आऊं अपने पोटेंशियल वाले पार्ट पे कि अर्थिंग का क्या फायदा है। सर हाँ जी, अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, उनकी वजह से अर्थ करता है, उनकी वजह से अर्थ करता है, उनकी वजह से, दोबारा मेरी समझ ही नहीं आया, उनकी वजह से अर्थक्वेक आता है, उनकी वजह से। भाई मुझे तो नहीं पता, देखो हो सकता है चीजें रिलेटेड हो सकता है चीजें रिलेटेड हो, फिजिक्स या साइंस बहुत बड़ी है, मे भी कुछ हो इसका रीजन, कहीं हो ऐसा, लेकिन अभी तो जो जानकारी मैं आपको दे सकता वो दूं मैं यहाँ पे पोटेंशियल से रिलेटेड। यस सर, ठीक है। चलिए तो अब इसको मैं हटाता हूँ, लाइव न्यूट्रल और इनको, ठीक है। आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे क्वेश्चंस हैं और पूछने भी चाहिए चीजें, लेकिन अभी इस चैप्टर में नहीं, ये पार्ट अगले चैप्टर में आएगा, मतलब करंट वाले में। तो अब आप देखो कि अर्थिंग से पोटेंशियल पे या किस चीज पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप ये लिख लीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी बोल देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू अर्थिंग। अर्थिंग का ये सिंबल होता है, किसी भी चीज की अर्थिंग करनी है आप ऐसे बना दो, या फिर आप ऐसे बना दो। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या लड़कियां हैं कि नहीं इस क्लास में? कोई बोलेगा एक बात? ठीक है, क्योंकि सारे ही सवाल लड़कों की तरफ से आ रहे हैं, आप लोग पूछते ही नहीं हो कुछ। समझ आ रहा है ये तो बता दो, समझ आ रहा है ठीक ठाक? यस सर। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अर्थिंग की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। आपके सीपीपी नंबर 17 में मैंने लास्ट क्वेश्चन अर्थिंग पे दिया है,
है ना? यस सर। और उसका आंसर भी दे रखा है वहां बोल्ड करके। इस 5-10 मिनट के इस काम के बाद आप वो क्वेश्चन अपना ट्राई करेंगे, ठीक है? और शाम को घोंसलों वाला चैप्टर पूरा डिस्कस करना ही है, आपको ट्राई करना है यार। अब लगोगे तो भी हो जाएगा। अब आपकी कोई और एक्स्ट्रा क्लास नहीं है ना अब बचे हुए टाइम में? नो सर। हाँ तो यार सर आज शायद है केमिस्ट्री की। ठीक है सर। तो भाई देखो वो पता नहीं मुझे, लेकिन आपके पास 6 घंटे हैं, तो मे भी आप जैसे भी है अपना किसी तरह टाइम निकाल के ये कीजिए, या आपने कर रखा होगा, तो कोशिश कीजिए घोंसलों पूरा करने की। अभी आओ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो मैंने 3 स्फीयर वाला लिया, आपको होमवर्क में 2 का दिया है, आप 3 का समझो, फिर 2 का करना हो आसान रहेगा, आसानी से करोगे। मैंने 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स लिए, तीनों का रेडियस मैंने ऐसे ले लिया, ए, ये बी और ये सी, और ये 3 सेल्स के नाम दे दिए ए बी सी, कंडक्टिंग सेल्स। ये आपको दिया गया है, ठीक है? अब मैं आपसे यूं कहूं कि सेल ए पे मैंने चार्ज दिया Q, बी है न्यूट्रल, और सी पे दिया -Q। रीडिस्ट्रीब्यूट बिफोर अर्थिंग। अभी मैं बिना अर्थिंग के आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूं, वो तो आपने कर ही लिया है, कल भी एक सवाल डिस्कस हुआ था सीपीपी में, और उसके बाद दोबारा यही काम करेंगे आफ्टर अर्थिंग। पहले बिफोर अर्थिंग, बहुत आसान सा तरीका होगा बिफोर अर्थिंग आपके लिए। सर ए पे तो बाहर की तरफ क्यू है। पहले यहाँ आओ, यहाँ ए पे अंदर कितना? 0, क्योंकि कैविटी में कुछ नहीं है। टोटल कितना दिया है? बाहर क्यू। टोटल क्यू, तो बाई चार्ज कंजर्वेशन बाहर क्यू बचा, सामने -Q, आमने सामने वाली बात होगी। और टोटल कितना है इसको? फिर क्यू। टोटल 0 है, न्यूट्रल है, तो बाई चार्ज कंजर्वेशन बाहर क्यू होगा, सामने -Q, एंड बाई चार्ज कंजर्वेशन बाहर कितना होगा? 0। ये -Q था, तो -Q में से -Q घटाएंगे तो बाहर बचेगा 0। तो आप बताओ कि आपको ये रीडिस्ट्रीब्यूशन बिफोर अर्थिंग समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, एक बार फटाफट बनाओ, फटाफट बना के दिखाओ, फिर आफ्टर अर्थिंग चलेंगे, किसी एक की अर्थिंग करके। बना लिया सर। ठीक है, इसके बाद आप लिखना नाउ सेल बी इज अर्थ। अच्छा, उससे पहले एक और काम मैं आपको देता हूं, ये बना लिया ना आपने, ये सब कर लिया। अब आप ये लिख के दिखाओ कि ए की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, बी की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, और सी की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। उसके बाद ये लिखना, पहले एक बार ये करके दिखाओ बिफोर अर्थिंग। मैं बताता हूं आपको, ए की सरफेस पे पहले पोटेंशियल कितना होगा, सबके कारण लिखना है, सबके कारण, 0 के कारण तो कुछ है नहीं, क्यू के लिए सरफेस पे है, सरफेस पे होता है तो KQ/A। -Q के लिए कहां है, ये अंदर है कि सरफेस पे? -Q के लिए ये पॉइंट अंदर है ना। अगर अंदर होता है तो आपको ध्यान होगा रेडियस से डिवाइड करना होता है, ना कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से। ध्यान आ गया? -Q के वजह से पॉइंट अंदर है तो रेडियस से डिवाइड करोगे, वो B है। +Q के लिए भी पॉइंट अंदर है तो रेडियस से डिवाइड करोगे, KQ/B। समझ आ रहा है? ठीक है, अगले -Q के लिए कहां है? अंदर, तो K × -Q/C रेडियस, और 0 की वजह से तो कुछ होगा नहीं। एक बार देखना इसमें क्या कुछ कटपिट गया, क्या बचा है? KQ/A -KQ/C। तो ये आपका आया KQ/A -KQ/C।
सी। अब आप वी एट बी लिख के दिखाओ, वी एट बी। पहले क्यू के लिए कहाँ है पॉइंट, पहले क्यू के लिए बी पॉइंट सरफेस पे, सरफेस पे नहीं बाहर है, अरे क्यू के सरफेस पे थोड़ी है, बाहर है सर, बाहर है ना, सरफेस पे थोड़ी है। बाहर होगा तो डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर करना होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है इसका, इस क्यू वाले गोले के लिए ये पॉइंट बाहर है तो इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना उस पॉइंट का, है ना। माइनस क्यू के लिए वो सरफेस पे है तो k इंटू माइनस क्यू अपॉन रेडियस। अगले प्लस क्यू के लिए भी वो सरफेस पे है तो k इंटू प्लस क्यू अपॉन रेडियस। अगले माइनस क्यू के लिए वो अंदर है, अंदर है तो क्या होगा, अगले माइनस क्यू के लिए ये पॉइंट अंदर है तो मैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से डिवाइड करूं या उसके रेडियस से डिवाइड करूं, रेडियस कितना है उसका माइनस क्यू वाले का, सी। इसमें भी अगर आप देखते हो तो ये कैंसिल हो गया और ये बचा के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई सी। और वी एट सी, वी एट सी बताओ। देखो पहले क्यू के लिए बाहर है, बाहर है तो आपको लेना होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सी है, इसके सेंटर से दूरी सी। अगले माइनस क्यू के लिए बाहर है, बाहर है तो आपको लेना होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सी। अगले प्लस क्यू के लिए बाहर है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो भी सी। और अगले माइनस क्यू के लिए सरफेस पे है तो रेडियस, लेकिन उस गोले का रेडियस सी है। क्या ये सारे लिखने आ गए आपको? यस सर, 0 हो जाएगा। ये कट गए, ये भी कट गए, तो ये कितना आया, 0। तो आप बताओ बिफोर अर्थिंग, बिफोर अर्थिंग क्या आपको वी ए, वी बी और वी सी लिखने आ गए हैं कि नहीं? यस सर। अब चलें आफ्टर अर्थिंग पे। भाई कोई बात नहीं, शायद टाइम हो रहा होगा, लेकिन मैं 5-7 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि ये काम पूरा हो, ठीक है। इस जूम पे कोई और भी क्लास होती शायद हमारे जस्ट बाद 5-7 मिनट बाद, तो अभी हम कर देते हैं 5-7 मिनट कंटिन्यू। ये बताओ भाई, ये नोट हो गया आपका? यस यस। अब आप लिखना नाउ सेल बी इज अर्थड। शेल बी, हाँ बीच वाले को कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं हम। नाउ सेल बी इज अर्थ। तो अर्थिंग करते ही एक बात तो फिक्स होगी, ये आप याद रखो, जिस भी चीज का अर्थ से कनेक्शन कर दोगे उसका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल ओवरऑल सबके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। क्या रीजन, क्या है इसका, क्या रीजन है? देखो अर्थ का पोटेंशियल था माइनस, सुनो मेरी बात, अर्थ का पोटेंशियल था -10⁻⁹ वोल्ट, 9 वोल्ट। वो तो हमने इग्नोर करके कितना मान लिया, 0। यानी कि अर्थ का पोटेंशियल हमने कितना एज्यूम कर लिया, 0। अब आप किन्हीं दो चीजों को कनेक्ट करोगे तो चार्ज कब तक एक से दूसरे पे फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अर्थ का तो चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो यार इतना विशाल है 10⁹ वोल्ट, इतना विशाल है -10⁹ वोल्ट कि आप उसमें चेंज नहीं ला पाओगे। तो अल्टीमेटली इसका पोटेंशियल भी वही बन जाएगा जो अर्थ का है, तो इसका भी -10⁹ बन जाएगा। और उस चीज को तो हम इग्नोर करके 0 ही बोलते हैं। यानी कि आप किसी भी चीज को धरती से कनेक्ट करोगे तो धरती के पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ना है, उसके पोटेंशियल को भी धरती जितना बना देगा और वो 0 हो जाएगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? जैसे मान लो यार आप समुद्र में से पानी निकाल रहे हैं 1 गिलास, क्या उसका पानी कम हो गया? कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आपने पानी डाल दिया तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अर्थ के पोटेंशियल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम होता है तो जो अर्थ का होगा वही आपका उस चीज का हो जाएगा। जैसे आपने बी को कनेक्ट किया तो वी बी तो मेरा फिक्स हो गया 0। पहले वी बी इतना था, लेकिन अब वी बी कितना होगा, 0 होगा। चलो मैं आगे बढ़ूं। यस। अब देखो, अब इसको समझो, ये तो पहले वाले हो गए, इसको मैं छोड़ो। अब मैं अर्थिंग दिखा रहा हूं। मैंने अर्थिंग की, बी की अर्थिंग कर दी, ये मैंने सिंबल यूज किया, ये हमने बी की अर्थिंग कर दी। इसके बाद देखना, बी की अर्थिंग करने के बाद अब दोबारा से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि भाई कैसा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं इधर दिखा दूंगा मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इस साइड। ये समझ रहे हो, ये तो पहले वाला है और अब ये बाद वाला।
आपने चार्ज यही दे रखे थे, ए पे कितना दिया था Q, बी पे 0 और सी पे -Q, यही थे क्या शुरुआती चार्ज? अब देखो, क्या कैविटी के अंदर कुछ है चार्ज कहीं भी? नहीं है, तो अंदर कितना रहेगा? 0। टोटल कितना है इस पे? Q 0, अंदर तो बाहर कितना बचा? Q। आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो Q के सामने -Q। B पे कितना था? B पे 0, अंदर -Q तो बाहर कितना? ये नहीं बोल सकते आप, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आप B पे चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने B का कनेक्शन किससे कर दिया है? अर्थ से। सिंस B इज अर्थ, since B is earth, its charge will not be conserved, क्योंकि इसके पास तो एक सोर्स हो गया, धरती इसको कनेक्शन दे भी, चार्ज दे भी सकती है, चार्ज इससे ले भी सकती है, तो मुझे नहीं पता बाहर कितना होगा, मैंने बाहर अपनी तरफ से कोई Q डैश मान लिया। क्या ये समझ आया आपको? यस सर। हाँ, लेकिन ये मुझे नहीं पता, बट एक चीज है, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ -Q डैश आ जाएगा Q डैश के सामने। ठीक है, समझ आ रहा है ये? और पूरा कितना था? C पे कितना था? C पे -Q, तो -Q में से -Q डैश घटाओगे तो -Q प्लस Q डैश। आप बताओ, क्या ये फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूशन आ गया आफ्टर अर्थिंग? लेकिन अब इसमें एक चीज है कि Q डैश कितना होगा, वो निकालने के लिए आप इस चीज का यूज करो। जिस चीज की आपने अर्थिंग कर दी है वहां का पोटेंशियल कितना कर देना है? 0। तो अब आप V8V लिखो। अरे भाई, सबके कारण, जैसे अभी लिखा था, इस Q के लिए B पॉइंट बाहर है कि सरफेस पे कि अंदर है? बताओ, इस Q के लिए बाहर है, तो K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और डिस्टेंस फ्रॉम इसका सेंटर है B। अगला -Q के लिए सरफेस पे है पॉइंट, तो उसका रेडियस। Q डैश के लिए सरफेस पे है तो उसका रेडियस। -Q डैश के लिए कहां है ये पॉइंट? अंदर है, तो -Q डैश के रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा, K इंटू -Q डैश बाई C। और अगले के लिए कहां है? इस पूरे चार्ज के लिए अंदर है, तो K इंटू -Q प्लस Q डैश अपॉन इसका रेडियस। बताओ भाई, क्या VV लिखना आ गया आपको? यस सर। देखो, एक जगह आपको नया चार्ज मानना पड़ा, यहां चार्ज कंजर्वेशन वैलिड नहीं था, बाकी सब सेम है। ये देखो, अब ये कट गया और ये VV बचा, KQ डैश बाई B माइनस KQ डैश बाई C माइनस KQ बाई C एंड प्लस KQ डैश बाई C। ये भी कट गया, तो VB आपका बचा KQ डैश बाई B माइनस KQ बाई C। VB आ गया, लेकिन अर्थिंग की वजह से VB कितना है? 0। अगर VB 0 है तो इट मींस Q डैश बाई B इज इक्वल टू Q बाई C, और ये B को ऊपर ले जाओ तो Q डैश आ गया Q इंटू B बाई C। अब बताओ, क्या अब आपको पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? यस सर। अब आपका होमवर्क सुनिए शाम तक के लिए, ये सारे लिख लोगे ढंग से, क्या क्या Q डैश पुट करके? एक तो ये वेरीफाई करके देखना क्या ये सारी वैल्यूज के साथ क्या वो VB 0 आ रहा है कि नहीं। जो VB हमने ऊपर नहीं लिखा था, VA VB VC, तो फिर दोबारा से आप VA VB VC लिख के देखना, और VB डेफिनेटली कितना मिलेगा आपको? 0। करोगे ये काम? यस। ठीक है, और इसके बाद CPP 17 का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करना। चलिए, अब हमारा टाइम हो चुका है, तो हम ऑफ करते हैं इस क्लास को। ठीक है, और शाम को गोस्लो वाला चैप्टर मैं तो ये कहूंगा पूरा करके फिर आओ, HCV वाला, और चाहे कुछ करो या मत करो, चैप्टर 30 HCV। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है।